हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। यहां पर हम देख रहे थे 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें से 18 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। आज आपका यह 19वां पार्ट है। ठीक है, इस प्रकार 540 प्रश्न हमने देख लिए थे। देखिए, किसी कारण से आज मैं अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं सेट कर सका हूँ, तो फिर भी जो क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग आज के सेट में क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, 50 प्रश्न होंगे। हम लोगों ने जैसा कि आधुनिक भारत सीरीज से कंप्लीट कर लिया है पूरी व्याख्या के साथ। यदि आप उसको देख लेंगे तो अन्यत्र कहीं से आपको आधुनिक भारत देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जो हम लोगों की सीरीज है, इसमें शामिल किया गया प्राचीन इतिहास के प्रथम 2 अध्यायों को। ठीक है, जिसमें हो जाएगा प्राचीन इतिहास के स्रोत और हड़प्पा काल। इसमें से जो प्रमुख प्रश्न आते हैं आपकी सभी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या रेलवे आदि की परीक्षाएं हो, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आते हैं वो लगभग सभी शामिल कर दिए गए हैं, या जो नहीं शामिल किए गए आपके समक्ष व्याख्या से वो आ जाएंगे। तो ध्यान से देखें, पेन ले लें, कॉपी ले लें, नोट डाउन भी करते चलें जो तथ्य आपको लगे ऐसा। चलिए स्टार्ट करते हैं और व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा और पसंद आने पर लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बातें आपसे कर लेते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत, जैसा भी इतिहास क्या होता है, प्राचीन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन ही इतिहास कहलाता है। जो बीत गया वो इतिहास हो गया। तो आज हम उसको किस प्रकार से जानेंगे, ठीक है। उनको जानने के क्या स्रोत हो सकते हैं, या तो कोई अभिलेख प्राप्त हो जाए, या कोई पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हो जाए, या कोई बिल्डिंग भवन प्राप्त हो जाए, ठीक है, या कुछ सिक्के प्राप्त हो जाएं, मोहरे प्राप्त हो जाएं, मूर्तियां मिल जाएं, कुछ चित्रकला पेंटिंग्स मिल जाएं, कोई अवशेष मिल जाए, पाषाण लेख मिल जाए, गुहा लेख मिल जाए, ठीक है, स्तंभ लेख। तो ये सब चीज़ें होती हैं प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत। तो पहला चैप्टर हमारा है इन्हीं से संबंधित। देखिए, सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। तो सबसे पहले यूनानी शासकों ने इसको प्रारंभ किया था। यहाँ से कुछ बातें आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, सिक्के 2 प्रकार के होते हैं। एक ढलुआ सिक्के जो ढाले जाते हैं, और दूसरा आहत या पंचमार्क। ढलुआ मतलब एक सांचा विशेष होता है, ऐसा डिजाइन, उसमें भर दिया गया मेटल गला करके और उसको सिक्के बन के तैयार हो गए। दूसरा क्या होता है, ऐसे पिघली हुई धातु जो थोड़ी जमी हुई, उसके ऊपर एक ऐसे मोहर ठप्पा लगा देंगे तो कुछ ना कुछ बन जाएगा वो। इस प्रकार के सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। ये भी याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सिक्के संबंधित यहाँ चीज़ें हम बात कर लेंगे। न्यूमिस्मैटिक्स, MATICS, न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और कुछ बातें, सिक्कों पर सबसे पहले तिथियां और लेख उत्कीर्ण करने का काम यूनानियों के द्वारा किया गया। भारत में जो सबसे अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, सबसे अधिक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, मौर्योत्तर काल में चलाए गए। दूसरा क्वेश्चन आपका है, ठीक है, सबसे अधिक सिक्के किस काल से प्राप्त हुए, किस द्वारा चलाए गए, मौर्योत्तर काल से। कुछ और जान लीजिए। सोने के सिक्के सबसे अधिक कुषाणों ने चलाए, सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है, सॉरी, सबसे जो अधिक सोने के सिक्के गुप्त, ऐसे याद कर लीजिए, अधिक गुप्त, ठीक है, और शुद्ध सोने रहेगा तो कुषाण, ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। और शीशे के सिक्के आंध्र सातवाहन वंश के द्वारा चलाए गए। वैसे भी शीशे लेड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, अभी भी आंध्र प्रदेश में मिलता है, तो इससे आप लिंक करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चनों का तीसरा है, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए और नीचे लिखे गए कूट की सहायता से अपने उत्तर का चयन करें। सिक्कों पर तिथियां, अभी आपने ऊपर देखा, किसने मिला दिया, सिक्कों पर तिथियां किसने लिखाई, तो यूनानियों ने लिखाई, ठीक है। कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये है। सिक्कों पर जो तिथि अंकित करने का काम किया सबसे पहले यूनानियों के द्वारा किया गया, 4 को मिला दिए। सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं मौर्योत्तर काल के। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी करे, गुप्त लोगों ने जारी करे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा। तो सिक्कों से इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। तो यहाँ कौन सा मिल गया, A का 4, ठीक है, B का 2, मतलब 4 2 3 1, जहाँ पर भी मिल जाएगा 4 2 3 1 वही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। 4 3 2 1, ये उल्टा हो गया कैसे, 4 3। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। 1 मिनट, ऊपर क्या था, किस काल के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो 4 3 2 1 ही होगा, विकल्प में कुछ भी कह रहा हो। 4 3 2 1, 4, फिर देख लेते हैं, एक बार मिलाते हैं, मैच कराने का प्रयास करते हैं।
तिथियां अंकित कराई यूनानियों ने। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के प्राप्त हुए। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल से। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल से। तो फन रहा है 4 2 3 1। ठीक है, 4 2 3 1 विकल्प में कहीं है तो नहीं है, देख लेते हैं, इसको सही कर लेंगे। 4 2 3 1 इस प्रकार से इसको मान लेंगे, तब सही मान पाएंगे हम। देखिए, खुद पर भी भरोसा होना चाहिए, किताब कुछ भी कह रही हो। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ठीक है, तो अशोक के जो शिलालेख हैं किस लिपि में लिखे गए हैं? अधिक से अधिक जो ब्राह्मी में लिखे गए हैं, ज़्यादातर ब्राह्मी में लिखे गए हैं। और ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं, इस तरह, जैसे कि हम लोग हिंदी लिखते हैं, ऐसे 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 करते हुए। ब्राह्मी फिर खरोष्ठी कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। ठीक है, और उसके बाद एक लिपि आती है ब्राह्मी खरोष्ठी, अरमाइक लिपि, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे हलावर शैली में लिखेंगे। तो ब्राह्मी खरोष्ठी, सबसे अधिक लेख किस में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षाओं में आता है। देखिए, ऐसे हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ पुलकेशिन द्वितीय, एहोल रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। तो यहाँ पे जो मैच कर जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 ये हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, ये मिला लेंगे, कहीं नोट भी कर सकते हैं आप। फिर सूची 1 को सूची 2 से मैच कराइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इससे संबंधित किस चीज़ से ये संबंधित हैं, ये आपको मैच कराना है। सारे क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन आपके लेवल का है, स्तरीय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन से कई सारे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद में चिकित्सा शास्त्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, यजुर्वेद, देखिए यजुर माने यज्ञ होता है, यजुस माने युद्ध में इसमें वर्णन किया गया है। सामवेद कला एवं संगीत। ठीक है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि इन वेदों में किस विषय का समावेश किया गया है। ऋग्वेद चिकित्सा शास्त्र, इसका आयुर्वेद भी है। यजुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है, पहले ही पता। अथर्ववेद शिल्पवेद से संबंधित है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? वेदांगों की संख्या कितनी होती है बताइए? 6 होती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, सबके नाम बता देते हैं आपको। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा, अभी इसका कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, पहले इनको, फिर निरुक्त, छंद, ज्योतिष देख लेते हैं। शिक्षा, शिक्षा का तात्पर्य है कि आप पढ़े लिखे होंगे तो अच्छा उच्चारण करेंगे, इसका तात्पर्य वेदों के शुद्ध उच्चारण से, ये भी याद रख लीजिएगा। कल्प, वैदिक कर्म कांडों को कैसे कराया जाएगा। ठीक है, कर्म कांड लिख लीजिए, कर्म कांड से संबंधित है। व्याकरण, देखिए उपसर्ग, प्रत्यय, धातु, नाम आदि का प्रयोग। ठीक है, तो व्याकरण मतलब आप समझ ही रहे हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, धातु, नाम कैसे सब लगेगा। ये 3 चीज़ हो गई है आपकी। अब आ रहा है निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो निरुक्त, 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 देखिए यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित है। यहाँ से शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होगी उससे संबंधित है। छंद, छंद जान रहे हैं, वैदिक साहित्यों में जो गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति आदि का प्रयोग किया गया है वो छंद है। और ज्योतिष क्या है? ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष में क्या मिल जाएगा? ज्योतिष शास्त्र मिल जाएगा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। 6 वेदांग माने गए हैं। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, कई बार क्वेश्चन आया सभी परीक्षाओं में, किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए मेगस्थनीज ऐसे याद कर लीजिएगा, मेगस्थनीज, माँ से मेगस्थनीज, माँ से मौर्य। और ह्वेनसोंग, हा से ह्वेनसोंग, हा से हर्षवर्धन, ये क्लियर हो गया। अब बचा फाह्यान। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। तो मेगस्थनीज मौर्य, ह्वेनसोंग हर्ष और फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। हिस्टोरिका नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो हेरोडोटस की रचना है ये। फाह्यान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए, सत्य कथनों का चयन कीजिए।
फाहियान, देखिए मैंने बताया कहाँ आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। फाहियान ने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया। ये सभी है, ठीक है। फाहियान के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उसको बताइएगा अगर कमेंट में आप बता सकें तो। किस पुस्तक को लिखा हुआ था? ह्वेनसांग सीयूक्यू फाहियान फोयूकी, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्न में से किस भाषा में लिखी गई? तो यूनानी भाषा में लिखी गई है। एक बार इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि इस अमुक पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे इसका लेखक अज्ञात है, कोई का नाम अज्ञात नहीं है, बल्कि वो पता ही नहीं किसने लिखा था, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए और उसके बाद आप सही उत्तर का चयन करते हैं, सही उत्तर का चयन करेंगे। देखिए टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखा हुआ था? तो टॉलमी का नेचुरल हिस्टोरी का है। प्लिनी का है, देखिए ह्वेनसांग का पहले सीयूकी मिला लें इस प्रकार से, ठीक है। अब प्लिनी से मिल जाएगा कॉस्मोस, इंडिका प्लेट्स और प्लिनी का क्रिश्चियन टोपोग्राफी। नीचे देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पे ए का 2, बी का 1, ए का 2। टॉलमी का जियोग्राफी, हाँ बिल्कुल सही हो गया, टॉलमी का जियोग्राफी। प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, आप क्लियर हुआ, नेचुरल हिस्ट्री। और ये हो गया ह्वेनसांग का सीयूक्यू, कॉस्मोस इंडिका प्लेट्स जो है वो क्रिश्चियन टोपोग्राफी, ठीक है। तो इस प्रकार 2, 1, 4, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए और कोड की सहायता से फिर उत्तर दीजिए। देखिए मेहरौली स्तंभ लेख में किस चीज़ का वर्णन आपको मिल जाता है? मेहरौली स्तंभ लेख में किस चीज़ का आपको वर्णन मिल जाता है? प्रयाग प्रशस्त में क्या मिल जाएगा? और देखिए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त, ये सही हो जाएगा। मेहरौली में चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियानों का वर्णन बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध स्तंभ लेख में शुंग वंश की जानकारी और एरण अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है, व्यक्तिगत मामले की जानकारी। तो मुझे लगता है कि 1, 2, 3, 4 ही सही हो जाएगा। जी हाँ, 1, 2, 3, 4 ही इसमें सही हो जाएगा। किस चीनी यात्री द्वारा हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया है? ठीक है, हर्षवर्धन ह्वेनसांग, ठीक है, मैंने पहले बताया, इसको मैच कर लीजिए। हर्षवर्धन समय में कौन आया? ह्वेनसांग। तो वही ऐसा चीनी यात्री हो सकता है जो उसको कोई उपाधि देगा। तो उसने कौन सी उपाधि दी थी? याद कर लीजिए, शिलादित्य की उपाधि दी हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, शिलप्पाधिकारम नामक ग्रंथ का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य से है? तो ये जैन साहित्य से संबंधित है। सॉरी, संगम साहित्य कहना चाह रहा था मैं, संगम, डी ऑप्शन आपका राइट है। महापाषाण या मेगालिथ संस्कृत का उदाहरण इनमें से कहाँ से पाया जाता है? तो दक्षिणी भारत से महापाषाण संस्कृति का उदाहरण प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर। भाव चित्रात्मक लिपि का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? भाव चित्रात्मक, कुछ चित्रों की सहायता से भावों को उकेरा गया हड़प्पा संस्कृति में, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को निम्नलिखित में से किस वर्ष पढ़ने में सफलता हासिल की? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। ये क्वेश्चन कई बार अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी विवरणों में सेंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किसके लिए किया जाता है? एंड्रोकोट्स ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्णित है। सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम एरण अभिलेख में प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का विवरण प्राप्त होता है? तो माहेश्वर समुदाय के जो उदिताचार्य थे उनका विवरण मथुरा स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। 22 है, गरुड़ स्तंभ लेख के संबंध में सत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सतर्कता, आत्म संयम और त्याग सबके बारे में वर्णन किया गया है। चलिए 23, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ अभिलेख विदर्भी शैली में लिखा गया है? तो एरण स्तंभ लेख जो है विदर्भी शैली का एक अभिलेख माना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेदांग को वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति आदि का प्रयोग किया जाता है? तो छंद का भी मैंने पहले बता दिया था। वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। ह्वेनसांग के किस मित्र ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी? तो ह्वेनसांग का एक मित्र था जिसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। तो ये हो गया प्राचीन इतिहास के स्रोत, अर्थात कहाँ से हम
प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको 25 के आसपास, वो मिल जाएंगे हड़प्पा काल से। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो आज लगभग 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखिए, उत्खननकर्ता और उत्खननकर्ता और स्थल से मैच कराना है। सूची 1 सूची 2 में स्थल है, यहाँ पे उत्खननकर्ता है। किसके द्वारा खोदा गया यह स्थल, किस नदी के किनारे स्थित है और किस वर्ष खोदा गया, 3 चीज़ें बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो लोथल रंगानाथ राव द्वारा खोदा गया था, राखी गढ़ी सूरजभान द्वारा, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा द्वारा और मांडा जगपति जोशी के द्वारा खोदा गया था। मुझे लगता है कि 1 2 3 4 यही क्रम सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 1 2 3 4 ही सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल और नदियाँ। स्थल और नदियाँ, कौन सी नदियाँ किस स्थल के पास से बहती थी, या कौन सभ्यता का, जो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल था किस नदी के किनारे बसा हुआ, उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, कालीबंगा बहुत पॉपुलर है घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, चन्नहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। तो क्या मैच बन रहा है 4 1 2 3, कहीं मिल रहा होगा तो वही देख लेंगे। 4 1 2 3 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मनके बनाने के कारखाने चन्नहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। विकल्प देख लेते हैं, तो चन्नहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक और जगह से मिले हैं, अगर आप कमेंट में देख कर लिख पाएँ तो लिखिएगा कि चन्नहुदड़ो के अतिरिक्त एक और जगह थी जहाँ मनके बनाने के कारखाने मिले हुए थे। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष आरंभ हुई, तो 1922 में। वह प्रथम वर्ष था 1921 जब खुदाई आरंभ हुई, तो सबसे पहले हड़प्पा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर 1922 में मोहनजोदड़ो। सूती कपड़े का टुकड़ा निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। देखिए, हड़प्पावासी प्रथम थे जिन्होंने कपास की खोज करी, उसको फसल के रूप में उगाया। ये सिंडन कहा जाता था यहाँ पर। ठीक है, सिंडन कहा जाता था कपास को, और उसी से सूती कपड़े का टुकड़ा ये लोग बनाते थे। ठीक है, अर्थात सूती वस्त्र उपयोग करते थे ये लोग। सूची 1 सूची 2 को पुनः मिला देना है। देखिए, फिर स्थल हैं और किस नदी के किनारे से, तो मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। आलमगीरपुर मेरठ के पास है, हिंडन नदी के किनारे। दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है महाराष्ट्र में। सुतका गेंडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे है। तो 1 2 3 4 ऐसे ही मैच हो जाएगा, 1 2 3 4। देखिए, पढ़ाई में बेहतर रहता है 1 2 3 4 ही अगर मिल जाया करे, इससे कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब देखिए, कुछ इम्पोर्टेड वस्तुएं हैं, आयातित वस्तुएं हैं, वो किस क्षेत्र से आयातित करी जाती थी हड़प्पा वासियों के द्वारा। तांबा, नील रत्नमणि, हरितमणि और नीलमणि। देखिए, नील रत्नमणि और नीलमणि 2 अलग अलग जगहों से इंपोर्ट करी जाती थी। तो तांबा जो है, देखिए खेतड़ी राजस्थान में तांबे की खान आज भी मशहूर है। ठीक है, तो अगर इतने से मैच हो जाए तो बड़ा अच्छा है। 1 का 2 नीचे देख लेते हैं, अगर 1 का 2 कहीं मिल जाता है, 1 का 2 जगह मिल गया है। ठीक है, अब देखिए नील रत्नमणि ये कहाँ से लेकर आते थे, बदख्शां अफगानिस्तान से लेकर के आते थे। हरितमणि कहाँ से लेकर आते थे, दक्षिण एशिया से, और नीलमणि महाराष्ट्र से लेकर आते थे। तो आपका ऑप्शन ए इस प्रकार से राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया, तो पिग्गट महोदय, स्टुअर्ट पिग्गट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया था। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य सिंधु घाटी की सभ्यता से नहीं मिला है। ताबीज का मिला है, जादू टोने संबंधित स्वास्तिक का मिला है, योगी शिव का मिला है, और मंदिर का बिल्कुल नहीं मिला है। देखिए, मंदिर बहुत बाद में बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ऐसा बुरजहोम से मिला है और रोपड़ से मिला है। बुरजहोम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। सूची 1 सूची 2 को फिर से मिला देना है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पतन के अंत से संबंधित किन इतिहासकारों के क्या मत रहे हैं। देखिए, किसी ने प्रत्यक्ष देखा नहीं था, सब ने अपने अपने आधार पर कुछ थ्योरीज दी हुई हैं। किसने क्या बता दिया, तो गार्डन चाइल्ड व व्हीलर ने कहा विदेशी आक्रमण इसके पतन का कारण था। फेयर सर्विस ने कहा पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया है। ऑरेल स्टाइन ने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण। मार्टिमर व्हीलर ने कहा आकस्मिक ही अंत हो गया।
तो 1 2 3 4 यहाँ भी मैच कर जाएगा सीधा सा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे, बिल्कुल सही है। हड़प्पाई मृद भांडों पर सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृतियां बनी होती थी, ये भी सही है। ठीक है, मृद भांड अधिकांशतः लाल तथा गुलाबी रंग के थे, इन पर अलंकरण काले रंग, लाल मृद भांड पर काले रंग से सजावट की जाती थी। तो उपर्युक्त सभी। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता कौन सी थी? नगर नियोजन प्रणाली विशेष व्यवस्था थी, सोने की चूड़ियाँ भी पाई गई, सड़क एक दूसरे को समकोण पे ऐसे काटती थी। ठीक है, तो ये भी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सिंधु लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किस वर्ष सर्वप्रथम विचार अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? 1873 ईस्वी में। बिल्कुल इसको याद करने का विषय है। देखिए, मृतकों के संस्कार संबंधित क्वेश्चन है, कौन सी विधियां प्रचलित थी? तो दाह संस्कार भी करते थे, पूर्ण समाधिकरण भी करते थे, आंशिक समाधिकरण भी करते थे। ठीक है, दाह संस्कार मतलब से हिंदुओं में आज प्रथा है जला देना, पूर्ण समाधिकरण पूरी नीचे बरियल कर देना, दफन कर देना। आंशिक समाधिकरण पहले जैसे आंशिक समाधिकरण 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो ये कि कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया, चील कौवों ने लाश का उपभोग कर लिया, खा लिया, फिर जो बच गया उसको दफना दिया गया। दूसरा है दाह संस्कार करने के बाद बचे हुए अंश को आंशिक समाधिकरण कह सकते हैं। तो प्रयुक्त सभी विधियाँ प्रचलित थीं, सब प्रकार से वो करते थे। मांडा का संबंध मैंने अभी ऊपर बता दिया, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। जार डेल्स द्वारा सुत का कोह बलूचिस्तान की खोज निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1962 में। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा 1958 में निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज की? तो यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की खोज की थी। ठीक है, कलश, समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पल्ला के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से मिले हैं? तो घोड़े की हड्डी जहाँ भी बात आई, सुरकोटदा है, बिल्कुल याद कर लीजिए, ऑप्शन ए। वर्ष 1969 में राखीगढ़ी स्थल का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो अभी आपने मैच में मिलाया था, सूरजभान ने खोदा हुआ था। सुरकोटदा स्थल में किस नदी किनारे बसा हुआ है? सरस्वती। ठीक है, चलिए हमको बताइए आज की वर्तमान नदियों में जो सरस्वती नदी किसका पार्ट हुआ करती थी? 3 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों में से किस एक का पार्ट सरस्वती नदी हुआ करती थी? ठीक है, प्राचीन काल में जब भूसनतियाँ बन रही थी भारत में, तब की बात है। चलिए, सुरकोटदा सरस्वती नदी किनारे। रोपड़ वर्तमान में कहाँ है? तो रोपड़ पंजाब राज्य में अवस्थित है। मांडा का उत्खनन जगपति जोशी था मधुबाला ने किस वर्ष में किया था? 1982 में किया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है? जॉन मार्शल ने। कि उस समय, देखिए उस समय को माइंड में रखिए तो आपको भी लगेगा कि आश्चर्यजनक कार्य है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक इस चैप्टर का 25वां और टोटल 51वां क्वेश्चन। सर्वप्रथम कपास की खेती का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? तो सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता। क्या कहा इन्होंने? सिंडन कहते थे ये लोग। ठीक है, सिंडन कहते थे। चलिए अब ये बताइएगा कि हड़प्पा वासी जो थे लाजवर्द मणि एक होती थी। ठीक है, इसको कहाँ से इंपोर्ट करते थे? अगर आप चैप्टर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, और युग्म समाधान कहाँ से मिला है? ठीक, युग्म समाधान कहाँ से मिला है? और अग्निकुंड अग्निवेदिका कहाँ से मिली है? ठीक, और कौन सा ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था? तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप कमेंट में लिखिएगा, कौन सा ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर पहली बार हैं तो वैसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।